आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेत बोलतायत, आपण थेट जाऊयात। तो मेरे साथी कार्यकर्ता के रूप में कभी एक स्कूटर पर ट्रैवल करने का मौका मिलता था। बहुत छोटी आयु में जो इमरजेंसी में जेल में गए उसमें शमशेर सिंह जी थे, और इस सदन में शमशेर सिंह जी की उपस्थिति 96% है। ये अपने आप में, यानी जो दायित्व जनता ने उनको दिया उसको बिल्कुल 100% निभाने का प्रयास। मृदुभाषी हैं, सरल है, और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर से रिटायर होने वाले 4 आदरणीय सदस्यों के लिए उनके जीवन का यह कार्यकाल सबसे उत्तम कार्यकाल है, क्योंकि इतिहास ने एक नई करवट बदली है और जिसके वो साक्षी बने हैं, सहयात्री बने हैं। ये उनके जीवन की बहुत बड़ी घटना है। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूं, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया। तो मोदी जी, तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया, और मैंने उस मीटिंग को किया भी। वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत साल पहले की बात है, शायद अटल जी की सरकार होगी, मुझे याद नहीं रहा। मैं यहाँ सदन में किसी काम से आया था, मैं तो तब राजनीति में नहीं था, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं संगठन का काम करता था। तो मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे। अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नजर लगाए बैठे थे कि ये दोनों का मेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्महत्या होती है, इतने सुख दुख होते हैं। ये जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुलाम नबी जी का एक शौक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और कभी उनके साथ बैठोगे तो बताएंगे। हम सरकारी बंगलों में रहते हैं, तो बंगले की दीवारें, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है। लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया है। और इसका उनको गर्व भी है, वो समय देते हैं
नई नई चीजें जोड़ते हैं और हर बार जब कंपटीशन होती है तो उनका बगलो नंबर 1 ले आता है। यानी अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही इस कालखंड में। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना,
मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया तो मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा। ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री शरद पवार जी। शरद पवार जी। सभापति महोदय, आज का दिन कई सालों से हमारे साथ और सहयोग देने वाले साथी मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह मनहास, नज़ीर अहमद रवे एंड गुलाम नबी आज़ाद, इन सदस्यों का सदन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये साथी जम्मू कश्मीर से आते हैं और आज देश के जिस राज्य के बारे में हम सब चिंतित हैं, वहाँ से आने वाले और यहाँ आने के बाद हमेशा उस क्षेत्र का और उज्ज्वल भारतवर्ष का रिश्ता हमेशा अच्छा रहेगा, इस पर ध्यान देने वाले चारों सदस्य थे। गुलाम नबी आज़ाद, जिनके साथ काम करने का मौका मुझे कई सालों से आया। आज़ाद साहब बेसिकली संगठन के आदमी थे। राजनीति में शुरुआत उन्होंने की कांग्रेस की विचारधारा से। जम्मू कश्मीर में योग संगठन करके इनका काम देखने के बाद कांग्रेस पार्टी ने, उस समय के जो कांग्रेस के नेतृत्व थे, इन सभी लोगों ने उनके संगठन कौशल्य का लाभ देश पातळी पर होने की आवश्यकता मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर इंडियन यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दे दी।
और हम लोग देखते थे, हम लोग थोड़े सीनियर थे इनसे, मगर पूरे देश उन दिनों में एमपी महाराष्ट्र थे। बाद में इसके बाद पूरे देश के सभी राज्यों में लेकर एक नई पीढ़ी को संगठित करने का काम उन्होंने अच्छी तरह से किया था। 1982 ये साल मुझे लगता है कि उनके जीवन में एक हमेशा याद रहेगा ऐसा साल था। एक तो 1982 में उन्होंने शादी की और 1982 में महाराष्ट्र से सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम वाशिम, वो वाशिम से चुनाव लड़ने के लिए 1980 को कांग्रेस पार्टी के तरफ से खड़े रहे। मैं अपोजिशन में काम करता था और तब हमने जाकर वहाँ बताया कि कश्मीर से आए हुए हमारे साथी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये तो मौका हम उनको देंगे नहीं। कई पब्लिक मीटिंग इनके खिलाफ हम लोगों ने ली, मगर गुलाम नबी जी वहाँ भरे उतरे से चुनकर आ गए। ये वाशिम, जैसे मैंने कहा, एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट था, मगर वहाँ जाकर एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन करके वहाँ के लोगों का, वहाँ का जनता का विश्वास उन्होंने हासिल किया और हमेशा वाशिम का चेहरा कैसा बदल सकता है विकास के क्षेत्र में, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। चाहे वहाँ के इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, वहाँ की खेती, इसमें सुधार कैसे हो सकता है, वहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में जो कोई इंस्टीट्यूशन काम करते थे उनकी समस्या हल कैसे हो सकते थे, ये सभी क्षेत्रों में हमेशा उन्होंने ध्यान दिया। और इसलिए वाशिम के नागरिक आज भी उनकी याद हमेशा करते हैं। कश्मीर से आए हुए साथी, जम्मू कश्मीर से, विदर्भ के वाशिम जैसे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के विकास के बारे में दिलचस्पी लेते हैं। ये वाशिम के लोगों ने कभी भूले नहीं, वो आज भी उनकी हमेशा याद करते थे। वाशिम के साथ साथ पूरे विदर्भ के विकास के लिए ध्यान देने का उन्होंने काम किया। कई बार राज्य सरकार ने भी जो कोई हमारे जिम्मेदार लोग हैं जिनके हाथ में राज की नौका थी, इन लोगों के साथ भी आवश्यकता पड़ी तो संघर्ष करने का काम किया, क्योंकि विदर्भ किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए और राज्य की एकता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। ये बात उन्होंने हमेशा सामने रखी। संसद में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि कई साल उन्होंने यहाँ बिताए, मुझे लगता है कि शायद संसद में गुलाम नबी ऐसे एकमात्र सदस्य हो कि जिन्होंने इस देश की गवर्नमेंट की जितनी डिपार्टमेंट, जितनी कमिटीज है, सभी में काम करने का मौका उनको मिला। वो डिफेंस मिनिस्टर में थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर में थे, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर में थे, होम मिनिस्टर में थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में थे, सिविल एविएशन पे थे, टूरिज्म में थे, वाटर रिसोर्सेज में थे, अर्बन डेवलपमेंट में थे, लॉ एंड जस्टिस में थे। मुझे नहीं लगता कि इस सदन में कोई एक व्यक्ति इतनी मिनिस्ट्री में काम करके इस सदन में इन सभी मिनिस्ट्री का काम करने के लिए काम किया।
और साथ साथ जैसे केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप से आज इस सदस्य का और इस पद का गरिमा ऊंची करने का काम उन्होंने पिछले कुछ सालों से किया। राजनीति में संघर्ष होते हैं, मगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि व्यक्तिगत सरोकार किस तरह से रखना चाहिए, इसका एक आदर्श उन्होंने हमेशा लिया। जब वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे तब पूरी अपोजिशन के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे रहते थे। हर दिन सभी अपोजिशन प्रतिपक्ष के जितने नेता लोग हैं, इन सभी के साथ एक संपर्क करके कोई समस्या उनकी हो तो वो जानकर वो हल करने के लिए उनका हमेशा सहयोग सब अपोजिशन के नेता लोगों को मिला। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर के नाते से सदन के सभी सदस्यों का विश्वास कमाने वाले शायद मेरे पीछे 50 साल में मैं राजनीति में यानी संसदीय राजनीति में हूँ, चाहे राज्य में हो चाहे यहाँ हो, मगर इतना दूसरा हमारा संसदीय सदस्य की जिम्मेदारी संभालने वाला मंत्री मैंने आज तक देखा नहीं था। और इसलिए आज अगले हफ्ते से उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मगर इस सदन के मुझे पूरा विश्वास है कि सभी हमारी ये चाह है कि आज नहीं कल उचित समय पर जब वहाँ चुनाव आएगा उस समय शायद फिर यहाँ वापस आने की उनकी एक संधि मिलेगी और उनका अनुभव का, उनके देश के बारे में जो लगाव है, इस लगाव का लाभ इस सदन के माध्यम से पूरे देशवासियों को हमेशा मिलेगा, यही हम चाहते हैं। मैं इससे कोई ज़्यादा यहाँ समय लेना नहीं चाहता हूँ। गुलाम नबी जी, आपने इस सदन के माध्यम से, आपने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के माध्यम से, आपने पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर उस रास्ते से हमेशा समाज की सेवा, देश की सेवा की, ये हम कभी भूलेंगे नहीं। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद शरद पवार जी। श्री सुखेंद्र शेखर राय। थैंक यू सर। आज हमारे कुछ साथी जम्मू और कश्मीर से वो रिटायर हो रहे हैं सदन से। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और शरद पवार जी इन लोगों के बारे में कहा, तो मेरे पार्टी की ओर से मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, खास करके गुलाम नबी जी के बारे में, कि आज तो यादों की बरसात हो रहा है मेरे मन में, क्योंकि मैं उनको पहचानता हूँ 78-79 से, जबकि वो इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और मैं स्टेट यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। तो बहुत दिनों से मैं उनको जानता हूँ, संगठन में भी और सरकार में भी। आपण बघतोय गुलाम नबी आझाद राज्यसभेतून निवृत्त होत आहेत आणि त्यांच्याबद्दल बोलताना नरेंद्र मोदींना अश्रू अनावर झाले। आझाद आपल्याला माहिती आहे की अतिशय ज्येष्ठ असे काँग्रेसचे नेते आहेत आणि अनेक महत्त्वाच्या खात्यांचा पदभार त्यांनी सांभाळलेला आहे। पंतप्रधान मोदींना त्यांच्याबद्दल बोलताना ते अतिशय भावुक झाले। अनेक आठवणी त्यांनी गुलाम नबी आझाद यांच्याबद्दलच्या सांगितल्या। त्यांनी असंही मोदी म्हणाले की गुलाम नबी आझाद यांना फक्त त्यांच्या पक्षाबद्दलच नाही तर देशाबद्दल आणि राज्यसभा म्हणजे या सभागृहाबद्दल देखील अतिशय प्रेम आहे आणि कायमच त्यांनी या सभागृहाची जी शिस्त असते, जे नियम असतात किंवा जी परंपरा असते ती सांभाळलेली आहे। मात्र आझाद यांच्याबद्दल बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावुक झालेले पाहायला मिळालं। त्याचबरोबर शरद पवार यांनी सुद्धा आठवणी सांगितल्या गुलाम नबी आझाद यांच्या आणि त्यांच्या कार्याला सलाम केला। आतापर्यंतचा त्यांचा अनुभव हा अतिशय व्यापक आहे, प्रचंड अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे।
एक उत्तम संसदपटू असतील किंवा उत्तम नेता, उत्तम मंत्री म्हणून त्यांनी जवळपास सगळ्या समित्या, सगळ्या महत्त्वाच्या खात्यांचा पदभार सांभाळला असं देखील शरद पवार म्हणाले.